नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। ये एमसीक्यूज आपके बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हैं, बिल्कुल नए एमसीक्यूज हैं जो आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम, आरओ यूपी पीएससी के बाकी जो एग्जाम्स है ना, उसमें आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। 46 क्वेश्चन से हमें देखना था। क्या बोला जा रहा है? द दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड। दिनेश गोस्वामी समिति ने किस चीज की सिफारिश की थी, ये बोला जा रहा है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी वाला, लोकसभा के चुनाव के सरकारी वित्त पोषण की, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। अब ये होता क्या, पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, जब भी आपका लोकसभा का चुनाव होगा ना, तो उसमें जो आपका फंडिंग होती है, जितनी भी आपकी पार्टी की फंडिंग होती है, वो कौन देते हैं? वो आपके प्राइवेट प्लेयर देते हैं। जैसे मान लो एक आपकी पार्टी बीजेपी हो गई है, एक आपकी कांग्रेस हो गई है, ठीक, और भी बहुत सारी पार्टी हैं। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी आपके प्राइवेट प्लेयर हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो इनको फंडिंग करती है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए। अब जब होता क्या है ना, मान लो इस प्राइवेट कंपनी ने बीजेपी को फंडिंग करी। अब जब बीजेपी जीत के आएगी, जब इनकी सरकार बनेगी, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो बीजेपी की सरकार होगी ना, वो इसी प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो इसमें जो है आरोप लगते हैं कि करप्शन का भी आरोप लगने लगता है। ये सब पार्टियों के साथ में, सिर्फ एक पार्टी के साथ नहीं है। तो जो दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, इन्होंने बोला था कि जो आपके प्राइवेट प्लेयर है ना, जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री है, अलग अलग आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो फंडिंग नहीं करेंगे, वो पैसा नहीं देंगे आपकी पार्टीज को। पैसा कौन देगा? जो आपका सरकारी खजाना है ना, उसी में से आप लोग पैसा निकालिए, हर पार्टी को बांटिए। तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट प्लेयर से फंडिंग है वो रुक जाएगी, और फिर बाद में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि इस प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा फायदा पहुंचाया सरकार ने, तो वो नहीं लगेंगे, ठीक है। इस चीज को लेकर, लेकिन इस चीज को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? Which one of the following was not proposed by the 73rd constitutional amendment in the area of पंचायती राज? संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? ठीक है, ये तो आपको पता है। जो पंचायती राज है, कौन से अमेंडमेंट से आया है? ये आया आपका 73rd संविधान संशोधन अधिनियम से। पहला फैक्ट तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें बोला जाए तो चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहली चीज, इसमें बोला गया था जो आपकी 33% सीटें होंगी ना, वो महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, ये चीज बोली गई थी। यहाँ 30% नहीं होगा, 33% होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक। फिर क्या था? जो भी आपका इन पंचायती, जो आपके पंचायत होंगे, उनको पैसा भी देना है, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी आपकी लोकल लेवल पे, वो तभी काम कर पाएगी जब उसके पास में फाइनेंसेस होंगे, पैसा होगा। तो वो पैसा कौन देगा? हर राज्य क्या करेगा, अपने एक फाइनेंस कमीशन को बनाएगा, ठीक है, आपके वित्त आयोग को। देश के लिए एक नॉर्मल आपका फाइनेंस कमीशन होता है, और हर राज्य में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग बनाया जाता है, ताकि वो पैसा किसको एलोकेट करा जा सके, आपके पंचायती राज को। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर आखिरी तीसरी वाली क्या बोला जा रहा है? द पंचायती राज इलेक्टेड फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिसेज इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। अब इसमें ये बोला जा रहा है, भैया जो लोग जीत के आए, अगर उनके 2 बच्चे से ज्यादा हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर आपने ये लॉ ले आए ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 2 बच्चे ज्यादा है, वो चुनाव लड़ भी नहीं पाएंगे। और ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की जो मेन आपकी फिलोसफी है ना, उसके खिलाफ जाता है कि कोई भी इंसान जो है चुनाव लड़ने के लिए आपका क्वालिफाइड है। तो तीसरा वाला आपका गलत है। फिर क्या बोला गया है? अगर मान लो आपकी पंचायती राज बॉडी आपकी डिसॉल्व हो गई है, तो 6 महीने के अंदर उनका इलेक्शन कराना, ये भी सही है। तो कौन सी सही नहीं थी आपकी स्टेटमेंट? वो थी सी वाली। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था ना, कौन सा सही नहीं है, तो वो होगा आपका सी वाला। मतलब जो आपका गोला होगा ना, वो एमआर शीट में ABCD, कौन सा गोला भर के आओगे? वो भर के आओगे सी वाला आप लोग, ठीक। अब क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन अ कंट्री वेयर, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। अब देखो, हमारे देश में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, इससे चुनाव किस किस चीज के होते हैं वो समझ लो। पहले तो आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं इससे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के, राज्यसभा के जितने भी इलेक्शन है वो इसी मेथड से होंगे। और फिर आपका जो विधान परिषद है ना, जो आपके 6 राज्यों में है, ठीक है, उसके भी इलेक्शन जो है वो आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होंगे। लोकसभा इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, क्योंकि इसमें यह नहीं होता है जो लोकसभा के इलेक्शन में जो जीता उसको 50% ज्यादा वोट चाहिए, उसको बाकियों के मुकाबले ज्यादा वोट चाहिए, ताकि अगर उसके 30% भी आ गए, बाकियों के 20-20%, तब भी वो जीत जाता है। आते हैं क्वेश्चन में, इसमें बोले जरा कौन सी जगह पे, किस कंट्री में नेसेसरी नहीं है? तो ये उस देश में नेसेसरी नहीं होता जहां पे आपका 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हो चुका है। जैसे इंडिया में भी बोला जाता है 2 ही
पार्टी सिस्टम है, किसमें, सेंट्रल लेवल पे, या तो आपकी बीजेपी की पार्टी आएगी या कांग्रेस की पार्टी आएगी, कभी कभी गठबंधन बन सकता है, लेकिन जो दो मेजर पार्टी है ना वो यही है, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इट, जनहित याचिका की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ हुआ था, ये बोला जा रहा है। तो ये हुआ था आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में। का मतलब क्या होता है, इसको पीआईएल भी बोल सकते हैं। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा, लेकिन मान लो कोई पोल्यूशन का मुद्दा है, ठीक, जो आपकी ज्यादातर जो पब्लिक है ना उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, पर्यावरण का है, या आपका समझ लो कोई ऐसा कानून आ गया जिसमें किसी ने अभी तक इस पे कोई केस नहीं करा है, तो जो पब्लिक होगी ना उसमें कोई भी इंसान वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल आपका कर सकता है रजिस्टर, जिससे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अगर लगेगा कि ये मुद्दा सही है तो उसको ले भी सकती है, उस पर अपना डिसीजन भी सुना सकती है, मतलब नॉर्मल पब्लिक भी आपका पीआईएल दायर कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें भैया प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला जा रहा है। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ये ऐसा हो सकता है। पहली चीज तो एक बार कंसेप्ट समझ लो, होता क्या है, जो आपका पार्लियामेंट है उसके आपके दो हाउस आपको देखने को मिलेंगे, कौन सा, एक आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा और एक देखने को आपको मिलेगा लोकसभा, ठीक। अभी जो आपके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी वो लोकसभा के सदस्य हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2004 से लेके 2014 तक इस कंट्री के आपके प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो आपके राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। उन्होंने ये जो लोकसभा वाला आम चुनाव हुआ है ना उसमें वो चुनाव नहीं लड़ते थे, राज्यसभा में वो रहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर क्या बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, क्या कोई ऐसा मेंबर जो राज्यसभा का सदस्य है क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अब होता क्या है ना, जो भी आपके मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आपके मंत्री हैं, जो भी आपके मंत्री हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी आ रहा है, अगर मान लो राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में भी आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोकसभा में भी अपनी आपका स्पीच दे सकते हैं। जैसे मोदी जी आप देखते हैं लोकसभा के मेंबर है, लेकिन वो लोकसभा में भी स्पीच देते हैं, राज्यसभा में भी, लेकिन वो वोट सिर्फ किसमें देंगे, वो वोटिंग जो होगी वो लोकसभा में ही वोट कर सकते हैं। ऐसी जो प्राइम मिनिस्टर आपका राज्यसभा का है वो आपका दोनों जगह स्पीच तो दे सकता है, लेकिन वो वोटिंग कहाँ करेंगे, वो सिर्फ राज्यसभा में वोटिंग करेंगे। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो वो कहाँ लाया जाता है, वो आपके लोकसभा में लाया जाता है, तो वोटिंग भी कहाँ होती है, लोकसभा में। अगर कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2004 से 2014 तक, तो वो तो राज्यसभा के मेंबर थे, तो क्या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लोकसभा में है उसमें क्या वोटिंग भी कर सकते, तो इसका आंसर है नहीं, वोटिंग नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता भी दिया। स्पीच दे सकते हैं, अपना प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा वो होगा आपका ए वाला, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें मोदी जी की, 2024 चुनाव के पहले भी इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, कांग्रेस पार्टी लाई थी, तो जब वो लोकसभा के मेंबर थे तो उन्होंने वोट दिया था, हाँ उसमें वोट दिया था, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें आपका बोला जा रहा है एजर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है कि आपका जो पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है विधानसभा, वहां पे क्या रिजर्वेशन है 33% सीट्स का वुमेन के लिए, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं था, लेकिन 2023 में एक बिल पास हुआ है जिसमें बोला गया है कि हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन, 33% सीट्स का रिजर्वेशन होगा। लेकिन इसको लाने के लिए भी संविधान संशोधन बिल की जरूरत थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो ए वाला बिल्कुल सही है। ये अभी लागू नहीं हुआ, लागू होगा जब आपकी जनगणना होगी ना, 2021 में होनी थी लेकिन वो अभी तक हुई नहीं कोरोना की वजह से, तो जब जनगणना होगी उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा तब इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर लॉ लाओगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी इसमें आपकी, ठीक है। अब इसमें आपका बोला क्या जा रहा था, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि डज नॉट रिक्वायर, तो ये तो गलत हो गया, रिक्वायर है मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर इसका रीजन क्या दे रखा है, अगर मान लो ये आपका बिल नहीं है लेकिन जितनी भी आपकी पार्टीज हैं बीजेपी कांग्रेस, लेकिन अगर वो चाहें अपना 33% सीट्स पे वुमेन को चुनाव लड़वाने, महिलाओं को चुनाव लड़वाने के लिए, तो क्या वो लड़वा सकती है, वो बिल्कुल लड़वा सकती है, और इसमें तो आपका कोई भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते, तो ये बिल्कुल सही है। पहले वाला गलत है, अगर आपको लॉ लाना है तो वो संविधान संशोधन होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़वा सकती, तो आर वाला जो है ना ये वाला रीजन सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका डी वाला, ए फॉल्स है बट आर जो है वो आपका ट्रू है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट, जो आपका दल बदल विरोधी कानून है ना, जिसमें आपका एक सांसद जब चुनाव लड़के आया, एक पार्टी से लड़ा, दूसरी पार्टी में चला गया, ठीक है, पैसे के लालच में चला जाता है, मंत्री पद के लालच में मिनिस्टर की पोस्ट में चला गया, तो ये जो चीजें गलत है, इसी के लिए कानून लाया गया था, राजीव गांधी गवर्नमेंट लाई थी। अब ये बोला जा रहा है कौन से आपके अनुसूची कौन से शेड्यूल में दे रखा है, तो ये है आपके 10th शेड्यूल में, ठीक है, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखो है क्या ना, दोनों के यहाँ सिस्टम लगभग जो है सेम है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारे यहाँ भी, लोकसभा राज्यसभा उनके यहाँ भी 2 हाउसेस हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रियों की हमारे यहाँ भी उनके यहाँ भी है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल कौन है, राष्ट्रपति, वहां पे आपकी क्वीन है या राजा आप मान लो, किंग मान लो। जो चीज आपका डिफरेंट है वो है आपका डी वाला, जो आपका न्यायिक पूर्ण विलोकन की प्रणाली है ना, जुडिशियल रिव्यू, ये अलग है। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, मान लो आपका पार्लियामेंट ने कोई एक कानून पास करा जो आपके सुप्रीम कोर्ट को सही नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से कानून को अपना क्या कहते हैं इस पे कंसीडर कर सकती है, और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट को लगा ये कानून गलत है तो इसको खारिज भी कर सकती है, इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। देखो ये फंडामेंटल राइट मूल अधिकार को लेके है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट कुछ ऐसे हैं जो दोनों को मिल रखे हैं, सिटीजन को भी मिल रखे हैं और फॉरनर को भी, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिक को मिले, बाहर के विदेशी नागरिकों को नहीं। तो इसीलिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आया कि ब्रिटिश सिटीजन जो है वो कौन सी राइट यहाँ नहीं मिलेगी, तो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी मिलेगी, रिलीजन की आपकी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता ये भी मिलेगी, ठीक है। फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोई भी आपको अरेस्ट कर जाए ऐसा नहीं है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार भी मिलेगा, बस फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं मिलेगा इनको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया, ठीक। ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। मान लो वो यहाँ पे आया, उसने बोला कि हम जो है रेलवे की अलग कंपनी चलाना चाहते हैं, बहुत पैसे वाला था, तो क्या वो चला सकता है, नहीं। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। अब मान लो कोई भारतीय नागरिक है, वो कहे कि नहीं मूल अधिकार तो मिल रखा है व्यापार करने का, अब हम ड्रग्स का व्यापार करेंगे, ठीक है, अफीम उगाएंगे, गांजा उगाएंगे, तो क्या ये आपका परमिसेबल है, नहीं, ये भी परमिसेबल नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ए वाला। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, वीडियो आगे भी आती रहेगी, सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा, बढ़िया से आपका इंडियन पॉलिटी जो है ना नए क्वेश्चन से सही तरीके से तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ अंत में मैं ये भी बता दूं, अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीए 2024 RO एग्जाम के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।